और जब ये देश आजाद हुआ तो इस सेवा का इतना महत्व था कि उसके बाद ये बन गया IAS। सिविल सेवक कौन है? पॉलिसी मेकर्स। अब जिस देश को तुम्हें लूटना है, अगर उस देश के लोगों को तुम नीति निर्माता बनाओगे तो लूटना संभव रहेगा। अगर तुम्हारा झगड़ा किसी डॉक्टर से हो जाए, इंजीनियर से हो जाए, तो ऐसे लोग सीधे थाने की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर तुम्हारा झगड़ा कसाई से हो गया, आज फॉर्च्यूनर रखना लग्जरी नहीं, तुम खरीद लाए, घर पे खड़ी कर दी है, खड़ी है 2 महीने से, लेकिन घोड़ा रखना आज भी लग्जरी है। (1857) के विद्रोह के बाद जो सबसे अहम घटना रही वो थी ऑर्गेनाइज्ड नेशनलिज्म, संगठित राष्ट्रवाद की शुरुआत। क्वेश्चन मार्क, क्यों और कैसे? यहां से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ज्यादा। 1820s में राजा राम मोहन रॉय इंग्लैंड गए और इंग्लैंड की पार्लियामेंट में उन्होंने कहा कि साहब हमारा देश और हमारे देश की जनता बहुत परेशान। तो पार्लियामेंट ने कहा हम कुछ नहीं कर सकते। बोले क्यों? बोले क्योंकि आपके देश का जो शासन है वो एक कंपनी के हाथ में है, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये जो शिक्षित मध्यम वर्ग था, इसको एक बहुत बड़ा भरोसा था कि जब कभी भी सत्ता का परिवर्तन होगा, जब कभी भी पावर चेंज होगी कंपनी से क्राउन तक, तो हमें भी वही राइट्स एंड ड्यूटी मिलेगी जो ब्रिटेन के लोगों को मिली हुई है। इसलिए 1857 का जो रिवोल्ट है उसमें एजुकेटेड मिडिल क्लास ने भाग नहीं लिया। क्यों हिस्सा नहीं लिया? इनको पता था कि भारत के जो आधुनिक युग, मॉडर्न एरा की शुरुआत हुई है वो किसकी वजह से हुई? अंग्रेजों की वजह से। और अगर अंग्रेज हार जाएंगे तो भारत वापस प्री मॉडर्न वर्ल्ड में चला जाएगा। इसलिए इन्होंने 1857 के विद्रोह में हिस्सा नहीं लिया। विद्रोह हुआ और इनके सपने के हिसाब से पावर चेंज हुई, कंपनी से क्राउन के पास आई। लेकिन जो इनका सपना था, किसका? मिडिल क्लास का, कि जब पावर चेंज होगी तो हमको भी वही राइट्स एंड ड्यूटी मिलेगी जो ब्रिटेन के लोगों को मिली है, वो सपना पूरा नहीं। क्यों? एक्ट ऑफ 1858। अब इस एक्ट ऑफ 1858 के 3 महत्वपूर्ण पहलू। पहला, एंड ऑफ ड्यूअल गवर्नमेंट। दूसरा, ICS कमिश्नर्स की शुरुआत। तीसरा, बिगिनिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। अब ये जितने भी एक्ट हैं इनमें हम 2 चीजें देखेंगे। 2, पहला कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट और दूसरा भारतीयों की निराशा। तो 1784 के बाद 1784 से भारत में 2 सत्ताएं, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स किसके बिहाफ पे? कंपनी के बिहाफ पे, और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसके बिहाफ पे? क्राउन के बिहाफ। इन दोनों का अंत हो गया, बोथ वर एंडेड। और इनकी जगह पे कौन आया? कोई राजा महाराजा नहीं है। पहली बार भारत का जो मुखिया है, चीफ ऑफ इंडिया, वो एक इलेक्टेड इंडिविजुअल है। इलेक्टेड कहां है? इंग्लैंड में, लेकिन वो एक इलेक्टेड इंडिविजुअल। ये बड़ी विधायी बात रही, पॉजिटिव बात रही कि राजशाही का युग खत्म हो गया। इसका नेगेटिव पहलू क्या था? क्यों भारतीय इस बात से, इस पॉइंट से निराश कैसे हुए? अब भारत का प्रधानमंत्री अगर अपना हेडक्वार्टर बना ले स्वीडन में, हम भारत को स्वीडन से चलाएंगे, तो इस देश के लोग नाराज नहीं होंगे? भारत का मुखिया कौन? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और इसका ऑफिस कहां? लंदन में। सेकंड, ICS कमिश्नर्स। अब इस सेवा के 3 रूप हैं। शुरुआत किसने की? कंपनी ने। उस वक्त इस सेवा का नाम क्या था? CCS। लेकिन जब विद्रोह के बाद क्राउन के हाथ में सत्ता आई तो इस सेवा इतनी महत्वपूर्ण, आज भी सिविल सर्विस को कहा जाता है स्टेट फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया, आज भी। तो अंग्रेजों ने कहा कि नहीं भैया, हम इस सेवा को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि यही सारा कुछ करने धरने वाले लोग यही। तो CCS बन गई ICS। और जब ये देश आजाद हुआ तो इस सेवा का इतना महत्व था कि उसके बाद ये बन गया IAS। तो कंपनी के काल में इसको क्या कहते थे? CCS। कंपनी के काल में कैसे नियुक्ति होती थी सिविल सर्वेंटों की? कंपनी के काल में नियुक्ति कैसे होती थी? कि कंपनी के काल में सिविल सेवकों की जो नियुक्ति थी, अपॉइंटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स, वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का एकाधिकार, मोनोपोली। एग्जामिनेशन किस साल से शुरू हुआ? 1853 से।
1853 के चार्टर एक्ट से शुरू हुआ एग्जामिनेशन, और फिर सरकार ने इस सेवा का वर्ण किया और उसको संचालित करने के लिए आईसीएस कमिश्नरों की नियुक्ति की। इसका नियुक्ति, प्रमोशन, ट्रांसफर सब कुछ यही करेंगे। अभी एक बड़ा पॉजिटिव पहलू रहा कि भारत को एक आधुनिक सेवा मिली, मॉडर्न सर्विस। इसका निषेधात्मक पहलू क्या रहा? एग्जामिनेशन शुरू हुआ 1853 में और पहला इंडियन आईएएस ऑफिसर 1864 में। कौन? सत्येंद्रनाथ टैगोर। कितने साल बाद? 11 साल। सिविल सेवक कौन है? पॉलिसी मेकर्स। अब जिस देश को तुम्हें लूटना है, अगर उस देश के लोगों को तुम नीति निर्माता बनाओगे तो लूटना संभव रहेगा। जिस घर को तुम्हें लूटना है, उस घर के लोगों को उस घर का चौकीदार बना दोगे। नहीं, चौकीदार कहने का मतलब मेरा कुछ और नहीं है, केयरटेकर, चौकीदार नहीं। आजकल मैं कुछ भी कह दे रहा हूं, उल्टा ही चला जा रहा है। तो इस सेवा की शुरुआत 1853 में हुई, लेकिन मैंने कहा पहला भारतीय सदस्य 1864 में, 11 साल बाद। अब अंग्रेजों के सामने मजबूरी यह थी कि वो सीधे तौर पर भारतीयों को अलग नहीं कर सकते थे, लेकिन भारतीयों को इस सेवा में ले भी नहीं सकते थे, क्योंकि ये थे पॉलिसी मेकर्स। तो जिस देश को लूटना है, अगर उसी देश के लोगों को तुम पॉलिसी मेकर बनाओगे तो लूटना संभव नहीं होगा। तो उन्होंने क्या किया कि भारतीय इसमें ना जा सके, उसके लिए कई सारे टर्म एंड कंडीशन बना दिए। जैसे पहला कि एग्जामिनेशन सेंटर सिर्फ इंग्लैंड में होगा। जिस देश में 90% जनता गरीब है, वो इंग्लैंड में जाएगी एग्जाम देने। शास्त्री जी नदी तैर करके स्कूल जाते थे, तो नदी तैर कर क्रॉस करना आसान है, 7 समंदर। दूसरा उन्होंने कंडीशन बनाया कि लैटिन विल बी द कंपलसरी लैंग्वेज, इंग्लिश नहीं, लैटिन। अब मैंगो कितना छोटा सा नाम इंग्लिश में, मैग्निफेरा इंडिका, टाइगर, पैंथरा टाइगरेस, होमो सैपियन, लैटिन। हिंदी हम बोल नहीं पाते, इंग्लिश हमें कायदे से आती नहीं। दिस दैट वाई काउ बफेलो याद करके हम किसी तरह अपना काम चलाते हैं, लैटिन। और तीसरी शर्त उन्होंने रखी, हॉर्स राइडिंग। और हॉर्स इस देश का नहीं है, इस उपमहाद्वीप का नहीं है। हॉर्स है इराक का, ईरान का, टर्की का। और हॉर्स की मिनिमम हाइट है 7 फीट। हमारे लिए गाड़ी सही है हीरो होंडा स्प्लेंडर। और घोड़ा रखना आज भी लग्जरी है, आज भी। आज फॉर्च्यूनर रखना लग्जरी नहीं, तुम खरीद लाए, घर पे खड़ी कर दिए, खड़ी है 2 महीने से। लेकिन घोड़ा रखना आज भी लग्जरी है, क्योंकि 20 किलो चना डेली तो खाएगा ना, तुम कहीं जाओ या ना जाओ। हॉर्स राइडिंग। तो जिस देश में 90% लोग गरीब हैं, वो हॉर्स राइडिंग सीखेंगे कहां से? तो खुद ब खुद इस एग्जामिनेशन से बाहर हो जाएंगे। ये था इसका नेगेटिव पहलू कि आईसीएस में इंडियंस को नहीं जाने देना है। तीसरा, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। पहली बार भारत में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की शुरुआत, कि जो देश का मुखिया है उसके खिलाफ आप केस फाइल कर सकते हैं। बड़ी अच्छी बात। आज टीटी अगर पकड़ ले ट्रेन में ना, तो अच्छे अच्छों की हालत खराब कर देता है। तुमने कहा टिकट है मेरे पास, उसने फाड़ के फेंक दिया, बोला अब तुम्हारी पुलिस वालों ने रात में गाड़ी रोक ली, तुम्हें पोल्यूशन दिखा दिया, डीएल दिखा दिया, सारे कागज दिखा दिए, बोले उल्टा चला रहा था। आज जब इस देश में 80% लोग लिटरेट हैं और इंडिपेंडेंट कंट्री है, तब एक एसएचओ से के खिलाफ मुकदमा दायर करना मुश्किल है। और जब देश में 90% इलिटरेट थे और देश गरीब था और गुलाम था, तब यह पॉसिबल था कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के खिलाफ मुकदमा दायर किया जाए? नहीं। अब हर व्यक्ति विरोध करता है अपने क्लास के हिसाब से। अगर तुम्हारा झगड़ा किसी डॉक्टर से हो जाए, इंजीनियर से हो जाए, तो ऐसे लोग सीधे थाने की तरफ जाएंगे, कचहरी जाएंगे, कानून का सहारा लेंगे, पढ़े लिखे लोग हैं ना। लेकिन अगर तुम्हारा झगड़ा कसाई से हो गया, अब पता नहीं जो भी करे, लेकिन विरोध भी क्लास पर डिपेंड करता है। तो दिस एक्ट वाज अ शॉक फॉर एजुकेटेड मिडिल क्लास।
इन्होंने एक सपना देखा था कि क्राउन के शासन के साथ हमारे भी अधिकार बढ़ेंगे, ऐसा नहीं हुआ। तो यहीं से क्या हुआ, प्रमोशन टू पॉलिटिकल पार्टीज। अब इस एजुकेटेड मिडिल क्लास को विरोध करना है तो कैसे करेगा वो, पॉलिटिकल पार्टीज बनाएगा। पर सरकार ने कहा कि अरे भैया इतना बड़ा बवाल हम निपट रहे थे, 1857 का विद्रोह, हमको थोड़ा सा सांस तो लेने दो यार, हम दे रहे हैं ना तुम्हें, जो तुम चाहते हो वो दे रहे हैं। तो ठीक 1857 के विद्रोह, 1858 के एक्ट के बाद आया एक्ट ऑफ 1861, विधायिका का जन्म।